arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर पद्मा मणि। इंग्लैंड में 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति। इंग्लैंड में 1688 की क्रांति इतिहास में गौरवपूर्ण क्रांति, वैभवपूर्ण क्रांति, शानदार क्रांति, रक्तहीन क्रांति तथा महान क्रांति आदि नामों से प्रसिद्ध है। इसे वैभवपूर्ण या रक्तहीन क्रांति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा बिना खून की एक बूंद बहाए तथा बिना युद्ध लड़े इंग्लैंड में निरंकुश शासन का अंत करके संसद की सत्ता स्थापित कर दी गई तथा विलियम तृतीय एवं रानी मैरी को इंग्लैंड का राजा बना दिया गया। इंग्लैंड की रक्तहीन या शानदार या गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में सम्राट जेम्स द्वितीय के शासनकाल में थी, जिनका शासनकाल था 1685 से 1688 ईस्वी। इस क्रांति के मुख्य कारण इस प्रकार थे। पहला, जेम्स द्वितीय की निरंकुशता। जेम्स द्वितीय निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासक था। उसने अपनी सेना में वृद्धि की जिससे कि जनता को आतंकित कर सके। निरंकुश शासन और सैनिक शासन का कटु अनुभव जनता को पहले ही था, फलस्वरूप जनता द्वारा जेम्स का विरोध होना स्वाभाविक था। दूसरा, कैथोलिकों के प्रति उदारता। इंग्लैंड में जेम्स द्वितीय के समय ईसाई धर्म के दो मुख्य संप्रदाय थे, कैथोलिक और एंग्लिकन। अधिकतर लोग एंग्लिकन संप्रदाय को मानने वाले थे। जेम्स द्वितीय कैथोलिक था। चार्ल्स द्वितीय के शासनकाल में 1673 ईस्वी में इंग्लैंड की संसद ने टेस्ट एक्ट नामक एक कानून पास किया था। इस एक्ट के अनुसार सरकारी पद केवल उन्हीं लोगों को मिल सकते थे जो एंग्लिकन संप्रदाय के थे। इस एक्ट के द्वारा कैथोलिकों को सरकारी पदों से वंचित कर दिया गया था। जेम्स द्वितीय ने अपनी विशेष शक्ति का प्रयोग करके कैथोलिकों को टेस्ट एक्ट द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से मुक्त कर दिया और उन्हें ऊंचे सरकारी पदों पर नियुक्त करना प्रारंभ कर दिया। इन नियुक्तियों को ब्रिटिश संसद ने अवैध घोषित कर दिया। इस पर जेम्स द्वितीय ने संसद को ही भंग कर दिया। तीसरा, कैथोलिक धर्म के लिए प्रसार। जेम्स कैथोलिक मत का अनुयायी था जबकि इंग्लैंड की अधिकांश जनता एंग्लिकन मत की अनुयायी थी। जेम्स कैथोलिकों को अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान करना चाहता था। जेम्स ने पोप को इंग्लैंड आमंत्रित किया और उसका अत्यधिक सम्मान किया। उसने लंदन में कैथोलिक गिरजाघर स्थापित किया। फलस्वरूप इंग्लैंड के प्यूरिटन और प्रोटेस्टेंट उसके विरोधी हो गए। चौथा, विश्वविद्यालयों में हस्तक्षेप। कैथोलिक मतावलंबी होने से जेम्स ने विश्वविद्यालयों में ऊंचे पदों पर कैथोलिक नियुक्त कर दिए। क्राइस्ट चर्च कॉलेजों में अधिष्ठाता के पद पर और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर एक कैथोलिक को नियुक्त किया। उसने मैंडालेन कॉलेज के 25 सभापदों को इसलिए बर्खास्त कर दिया क्योंकि अध्यक्ष पद पर एक रोमन कैथोलिक की नियुक्ति का विरोध किया था। फलस्वरूप प्रोटेस्टेंट संप्रदाय के लोग जेम्स के विरोधी हो गए। पांचवा, धार्मिक अनुग्रहों की घोषणाएं। 1687 से 1688 ईस्वी। जेम्स द्वितीय ने इंग्लैंड को कैथोलिक राष्ट्र बनाने के लिए 1687 और 1688 ईस्वी में 2 बार धार्मिक अनुग्रह की घोषणा की। प्रथम घोषणा से कैथोलिकों तथा अन्य मतावलंबियों पर लगे प्रतिबंधों और नियंत्रणों को समाप्त कर दिया गया और द्वितीय घोषणा से वर्ग व धर्म का पक्षपात किए बिना प्रत्येक को राजकीय पद पर नियुक्त होने की सुविधाएं दी गई। इनसे प्यूरिटन जेम्स के घोर विरोधी हो गए। छठवां, कोर्ट ऑफ हाई कमीशन की स्थापना 1686 ईस्वी। 1686 ईस्वी में जेम्स ने गैर कैथोलिकों पर प्रहार करने के लिए कोर्ट ऑफ हाई कमीशन की स्थापना की। इस न्यायालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पादरियों से राजा के मनमाफिक कार्य कराना तथा कैथोलिक विरोधियों को दंडित कराना था। इस प्रकार के विशेष न्यायालयों पर दीर्घ संसद द्वारा प्रतिबंध लगाया जा चुका था, लेकिन जेम्स ने इसकी परवाह नहीं की। सातवां, 7 पादरियों पर अभियोग
जेम्स ने यह आदेश दिया कि प्रत्येक रविवार को उसकी द्वितीय धार्मिक घोषणा पादरियों द्वारा चर्च में प्रार्थना के अवसर पर पढ़ी जाए। इसका यह परिणाम होता कि या तो पादरी अपने धर्म या मत के विरुद्ध इस घोषणा को पढ़ें या राजा की आज्ञा का उल्लंघन करें। इस पर कैंटरबरी के आर्क बिशप सैक्रॉफ्ट ने अपने 6 साथियों सहित जेम्स को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें जेम्स से निवेदन किया था कि वह अपनी आज्ञा को निरस्त कर दे और पुराने नियमों को भंग करने की नीति को त्याग दे। इसे जेम्स ने कुपित होकर इन 7 पादरियों को बंदी बनाकर उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया, पर न्यायाधीशों ने उनको दोषमुक्त कर दिया। इससे जनता और सेना ने पादरियों की मुक्ति पर हर्ष अभिव्यक्त किया और जेम्स के प्रति विरोध। टोरी दल, जो एक समय जेम्स का समर्थक था, अब उसका विरोधी हो गया। 8वां, जेम्स के पुत्र का जन्म। जेम्स द्वितीय की पहली पत्नी से मैरी नामक पुत्री हुई थी। वह प्रोटेस्टेंट मतावलंबी थी और उसका विवाह हॉलैंड में ऑरेंज के राजकुमार विलियम से हुआ था। वह भी प्रोटेस्टेंट था। इंग्लैंड वासियों को विश्वास था कि जेम्स की मृत्यु के बाद उसकी प्रोटेस्टेंट पुत्री मैरी इंग्लैंड की शासिका बनेगी, इसलिए वे जेम्स के अनाचार और अनुचित कार्यों को सहते रहे थे। इसी बीच जेम्स की द्वितीय पत्नी मैरी ऑफ मॉडर्ना, जो कट्टर कैथोलिक थी, ने 10 जून 1688 को एक पुत्र को जन्म दिया। अब लोगों का रहा सहा धैर्य भी जाता रहा। अब लोगों की यह धारणा बन गई कि राजकुमार की शिक्षा दीक्षा कैथोलिक धर्म के अनुसार होगी और जेम्स की मृत्यु के बाद वही कैथोलिक राजा बनेगा। फलस्वरूप लोग ज्यादा असंतुष्ट थे। वे इंग्लैंड को कैथोलिक राज्य बनने नहीं देना चाहते थे, इसलिए जनता क्रांति के लिए बाध्य हुई। 1688 ईस्वी की क्रांति की घटनाएं। 30 जून 1688 को जिस दिन 7 पादरी मुक्त हुए, उस रात को लंदन में बड़ा आनंद मनाया गया। उसी दिन पादरियों, टोरी तथा व्हिग दल के नेताओं ने हॉलैंड के शासक विलियम को, जो जेम्स की पुत्री मैरी का पति था, को इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म की रक्षा के लिए आमंत्रित किया। विलियम के सौभाग्य से लुई चतुर्दश इन दिनों जर्मनी से युद्ध में व्यस्त था, अतः फ्रांस का डर नहीं था। इन परिस्थितियों में विलियम ने इंग्लैंड आने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जेम्स को भी खतरे का एहसास हो गया था, अतः उसने शांति स्थापित करने के लिए अपनी नीति में परिवर्तन किया। धार्मिक न्यायालय को समाप्त कर दिया गया। पदच्युत प्रोटेस्टेंट व्यक्तियों को पुनः पूर्व पदों पर नियुक्त किया, परंतु जेम्स प्रोटेस्टेंटों का विश्वास प्राप्त करने में देर कर चुका था। जेम्स द्वितीय की कैथोलिक समर्थक नीति ने देश में क्रांति का वातावरण तैयार कर दिया था। 5 नवंबर 1688 को विलियम 15,000 सैनिकों के साथ इंग्लैंड के टोरबे बंदरगाह पर उतरा। जेम्स द्वितीय ने अपनी सेना से उसका सामना करने का प्रयास किया, पर उसके सहयोगी व सेनापति जॉन चर्चिल ने उसका साथ छोड़ दिया और वे तथा उसकी पुत्री एन भी विलियम से जा मिले। निराश होकर 23 दिसंबर 1688 ईस्वी को जेम्स राजमुकुट को टेम्स नदी में फेंककर फ्रांस भाग गया। जेम्स द्वितीय के भागने से इंग्लैंड का सिंहासन रिक्त हो गया। इंग्लैंड की संसद ने विलियम तथा मैरी को संयुक्त रूप से इंग्लैंड के सिंहासन पर बिठाया। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।